हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विजन आइस की पीटी 365 जो कि हमारी यहाँ पे एक्सटेंडेड मटेरियल से देख रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग जुलाई और अगस्त मंथ की तो बहुत सारी टॉपिक कंप्लीट हो गई है। अभी हम लोग एनवायरनमेंट की टॉपिक देख रहे हैं, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी के साथ। तो फर्स्ट टॉपिक अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देख लीजिए। और जिस तरीके से क्विक रिविजन सीरीज़ आपकी चल रही है, आई होप कि आपको ये बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहली टॉपिक है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। तो एक रिपोर्ट यहाँ पे निकल कर आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है लैंड में, उसका क्या इम्पैक्ट है, और जो फ्रेश वाटर माइग्रेटरी स्पीसीज़ है जो कि आपका प्रोटेक्ट किया जा रहा है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, तो इसके द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरीके का इम्पैक्ट देखने को मिल रही है। बट इसके साथ आपको यहाँ पे समझना है कि जो बॉर्न कन्वेंशन है, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा कि बॉर्न कन्वेंशन ये किससे रिलेटेड है, तो ये माइग्रेटरी बर्ड से रिलेटेड है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 1979 में ये कन्वेंशन हुआ था। ये एक इन्वायरमेंटल ट्रीटी है यूनाइटेड नेशन का, जिसमें कि कॉपरेशन और एक्शंस देखने को मिलती है स्पेसीज और जो हैबिटाट कंजर्वेशन है उसके लिए। इट मीन्स कि स्पेसीज को भी कंजर्व करनी है और उनके रहने की जगह को भी कंजर्व करने के लिए ये इन्वायरमेंटल ट्रीटी है। स्पेसिस जो कि कंजर्व किया जाता है, यहाँ पे दो अपेंडाइसिस है आपको देखने को मिलेगा। एक तो है अपेंडिक्स फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे अपेंडिक्स सेकंड है। ओके, तो अपेंडिक्स फर्स्ट में कैसे स्पेसिस को रखा जाता है जिनकी एक्सटेंशन होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि अब इनकी प्रजाति पूरी तरीके से ख़त्म होने वाली है, इनकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम रह गई है, अब ये ख़त्म होने वाले हैं। अपेंडिक्स सेकंड में वैसे स्पेसिस को रखा जाता है जिनको इंटरनेशनल कॉपरेशन की ज़रूरत है और उससे उनको बेनिफिट हो सकता है, उनको कंजर्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों भी आपको याद रखना है। जैसे आपको पता है कि यूपीएससी हमेशा वाइल्ड लाइफ जो आपका प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 के तहत, तो उसमें आपका जितने भी स्कीड्यूल है, 6 स्कीड्यूल है, तो उससे घुमा फिरा के वो क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो क्या पता इस बार आप देखो साइट्स भी हमने देखा है, उसमें 3 अपेंडाइसिस है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो उसको भी आप लोग को देख के चलना है। साथ ही ये जो सीएमएस है, बॉर्न कन्वेंशन है, इसमें 2 अपेंडिक्स हैं, तो इसको भी आप लोग को पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इससे आते हैं। तो जो ट्रेंड है उसके हिसाब से आप पढ़ोगे तो आप लोग का जो है यहाँ पे क्वेश्चन को फेच करना आसान हो जाएगा। अपेंडिक्स 1 स्पेसीज वो होते हैं जो कि थ्रेटेंड होने वाले हैं, ऐसी मतलब कि थ्रेटेंड है कि उन वो एक्सटेंट होने वाले, ख़त्म होने वाली है। और सेकंड है कि ऐसी कंजर्वेशन से जो है उनको बेनिफिट मिलेगा, इंटरनेशनल ट्रीटी के कंजर्वेशन से उनको बेनिफिट मिलेगा, तो वैसे स्पीसीज़ को अपेंडिक्स सेकंड में रखा जाएगा। अब इससे भी बड़ी बात ये होती है कि क्या हम लोग इस ट्रीटी को साइन किए हैं कि नहीं किए। तो देखिए 1979 में ये ट्रीटी आया और 1983 में हम लोग इसको साइन करके बैठ गए। तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स है, क्योंकि हमारे भी जो आप देखोगे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, गुजरात राजस्थान वाले रीजन में बहुत ज़्यादा बर्ड्स आते हैं माइग्रेट होके, तो इसलिए हम लोग भी इस सारे माइग्रेटरी बर्ड्स को कंजर्व करने के लिए काफ़ी आगे निकल कर आते हैं। अब यहाँ पे रिपोर्ट जो है उसमें अगर हम लोग देखें तो जापान फंडेड जो काउंटर है मेजर सेकंड प्रोजेक्ट, इसके बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे काफ़ी सोर्सेज और पाथवेज जो कि प्लास्टिक पॉल्यूशन का है, एशिया में जितनी भी रिवर सिस्टम है अगर उसमें प्लास्टिक पॉल्यूशन देखने को मिल रही है, तो जापान के द्वारा ये आपका एक प्रोजेक्ट लाया गया है मेजर सेकंड प्रोजेक्ट, जो कि यहाँ पे उसके द्वारा फंड भी किया जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो कि टैकल करेगी प्लास्टिक पॉल्यूशन को। अब जो की हाईलाइट है इससे आपको कोई मतलब नहीं है, कहीं भी नहीं पूछा जाएगा। न्यू रामसर साइट्स ऐड किए गए हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 4 मोर साइट्स जो हैं इंडिया के, 2 आपका गुजरात से और 2 यहाँ पे हरियाणा से, इसको रामसर लिस्ट में ऐड किया गया है वेटलैंड में। तो देख लेते हैं कि न्यू जो वेटलैंड ऐड किए गए, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है गुरुग्राम हरियाणा की, जिसको यहाँ पे डिस्कवर किया गया था ब्रिटिश माइकल जैक्सन के द्वारा। और यहाँ पे आप लोग देखो, क्योंकि ये आप देखो हरियाणा वाले रीजन में, तो 220 स्पीसीज़ है रेसिडेंट के और विंटर माइग्रेटरी और लोकल माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स भी देखने को मिलेंगे जो कि दूसरे देश से आते हैं माइग्रेट होके। थ्रेटेंड स्पीसीज भी है, जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड आपको लैपविंग देखने को मिलेंगे, एंड इंडेंजर्ड इजिप्टियन वॉल्चर भी है, तो इसको भी ध्यान रखनी है। हरियाणा की एक और है जिसको कि बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह रहे हैं, ये झाझर में है। मैनमेड फ्रेश वाटर वेटलैंड है जिसको 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पे भी कुछ थ्रेटेंड स्पीसीज है, जैसे इंडेंजर्ड आपका इजिप्टियन ह्यूमन वॉल्चर है, स्टेप ईगल है और ब्लैक बेल्ट टर्न है। आप देखो यहाँ पे 250 से ज़्यादा बर्ड्स स्पीसीज़ है जो कि थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे रेस्ट करते हैं। तो इसलिए ये दोनों हरियाणा की जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वेटलैंड के जैसा इसको ऐड किया गया है, तो इसको ध्यान रखनी है। सेकंड अगर हम लोग गुजरात की देखें तो फर्स्ट अहमदाबाद से यहाँ पे थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये बहुत पुरानी इरिगेशन रिजर्वायर है जो कि महाराजा और बड़ौदा जो कि गेकवार्ड में थे उनके द्वारा बनाया गया था 1912 में।
और ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज में देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी थ्रेटेंड वाटर बर्ड स्पीसीज है, जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाइट रम्प्ड वॉल्चर है और सोशेबल लैपिंग है वॉल्चर। यहाँ पे आप देखो वल्नरेबल, यहाँ पे सॉरस क्रेन है, तो सॉरस क्रेन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। और यहाँ पे लेजर वाइट फ्रंटेड गूज है। उसके बाद वाधवन वेटलैंड है जो कि गुजरात के वडोदरा में है। तो वाधवन एक सेंचुरी ओल्ड टैंक है जो कि यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया था, उस समय के जो किंग थे ना गॉकवर्ड, उनके द्वारा ये कंस्ट्रक्ट किया गया था। ये भी आपका सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज में आता है। यहाँ पे भी कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि रहते। फिश ईगल है, नियर थ्रेटेंड आपको डलमेटियन पेलिकन्स देखने को मिलेंगे और ग्रे हेडेड यहाँ पे फिश ईगल देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये कुछ न्यू वेटलैंड ऐड किए गए, तो इसके बारे में ध्यान होना चाहिए। ये सारे कुछ ऐसे एरिया होते हैं ना जिससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती ही है, और आप अगर इसमें अच्छे तरीके से फोकस करोगे तो ज़रूर आपका जो है ना एक 2 मार्क्स का आपको एडवांटेज ज़रूर मिलेगा। पॉलिनेटर्स के बारे में समझते हैं, पॉलिनेटर्स क्या होते हैं। देखिए टॉप 3 अगर ग्लोबल कॉजेज़ ऑफ पॉलिनेटर लॉस अगर आज की डेट में देखें, जो पॉलिनेटर होते हैं जैसे कुछ आपको फ्लाइज देखने को मिलते हैं, वो क्या करते हैं कि एक प्लांट के पोलन ग्रेन्स को दूसरे प्लांट तक पहुंचाते हैं। इससे क्या होता है कि उनमें रिप्रोडक्शन सिस्टम होती है, जिससे कि आपको न्यू पौधे, न्यू प्लांट्स, न्यू फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पॉलिनेटर्स होते हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत लॉस हो रही है, क्योंकि उनका हैबिटाट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उनके रहने की जगह बर्बाद हो रही है, लैंड मैनेजमेंट करना दिक्कत हो जा रहा है क्योंकि ग्रेजिंग वगैरह बहुत हो रही है, फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, क्रॉप मोनोकल्चर यहाँ पे फार्मिंग सिस्टम में देखने को मिलेगा, और पेस्टिसाइड्स वगैरह का इतना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है जिसका बैड इम्पैक्ट हमारे पॉलिनेटर्स पे पड़ रहा है, उनकी डेथ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। बेनिफिट्स अगर हम लोग देखें कि पॉलिनेटर से क्या होता है बेनिफिट, तो देखिए 75% तक जो क्रॉप की प्रोडक्शन होती है, जैसे फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, तो वो पॉलिनेटर के हेल्प से ही होती है। साथ ही बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज़ होती है, साथ ही फूड प्रोडक्शन बेटर तरीके से हो पाता है, माइक्रो न्यूट्रिशन फूड ये प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही इकोसिस्टम को भी मेंटेन करते हैं। तो आप देख सकते हो कि पॉलिनेटर्स का कितना बड़ा रोल है हमारे इकोसिस्टम में, बायोडाइवर्सिटी में। सो दैट्स वाई इनको कंजर्व करने के लिए इनके ऊपर स्टडी की जा रही है। देखिए ये एक स्टडी किया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जो चाइना और इंडिया है इसमें हेवली रिलायंट होते हैं हम लोग। फ्रूट और जो वेजिटेबल क्रॉप्स हमारे बहुत ज़्यादा जैसे फ्लरिश होते हैं, तो हमें पॉलिनेटर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि पॉलिनेटर्स हैं जो कि क्या करते हैं, आप देखोगे कि आपके घर में भी अगर बहुत बड़ी गार्डन है तो उसमें अगर आपने जैसे सबसे अच्छी मुझे लगता है कि जो मैरीगोल्ड की जो प्लांट होती है, गेंदे के जो फूल होते हैं, उनका क्या होता है ना कि वो एक जगह से पॉलिनेटर्स उसके जो पेटल्स होते हैं उसको दूसरी जगह ले जाते हैं, या सीड्स जो होते हैं ना फ्लावर्स के उसको दूसरी जगह ले जाते हैं, तो बिना प्लांट किए हुए भी मैं देखती हूँ कि दूसरी जगह भी जो है वो गेंदे के पौधे उग जाते हैं। तो ये किसके हेल्प से हो पाता है, ये बस आपके पॉलिनेटर्स के हेल्प से हो पाता है। तो इसलिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पॉलिनेटर्स की बात करें तो ये पोलन ग्रेन्स को मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर जिसे हम लोग स्टेमन कहते हैं, उसे फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर्स तक पहुंचाते हैं, जिसे स्टिग्मा कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज। स्टेमन जो है ये आपका स्टेमन में मेन है, तो इससे याद रखिएगा कि ये मेल पार्ट है, मेन यहाँ पे लिखा हुआ है, और स्टिग्मा आपका फीमेल पार्ट है फ्लावर्स का। तो इसके पास पहुँचाते हैं जिससे कि फर्टिलाइज हो पाता है, और इससे फ्रूट, सीड्स और यंग प्लांट जो है वो प्रोड्यूस हो पाते हैं। कुछ जो प्लांट होते हैं ना वो सेल्फ पॉलिनेटिंग है, लेकिन कुछ जो है वो यहाँ पे पोलन ग्रेन से ही, जैसे कि आपके हवा से, पानी से, पॉलिनेटर के हेल्प से, जब तक वो फीमेल प्लांट्स के स्टिग्मा तक नहीं पहुँचता है स्टेमन, तब तक ये जो है रिप्रोडक्शन नहीं होती है, फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं। पॉलिनेटर्स की बात करें तो इसमें इंसेक्ट्स और एनिमल्स दोनों इंक्लूड है, जैसे बीज हो गए, मॉथ्स है, बटरफ्लाइज है, बर्ड्स है, फ्लाइज है, और स्मॉल मैमल्स भी हो गए जैसे बैट्स वगैरह है, चमगादड़ वगैरह भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, उनको भी यहाँ पे पॉलिनेटर्स जैसा इंक्लूड किया गया है। अब देखते हैं कि प्रोटेक्टेड एरिया जो कि न्यूज़ में रहे, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो PT 365 की जितनी भी आपकी PDF है, चाहे वो 2020 से 21 की हो, इससे पहले की जो आपकी स्टडी मटेरियल फर्स्ट सेकंड हो, उसमें प्रोटेक्टेड एरिया की जो भी आपको पेजेस देखने को मिलती है उसको ज़रूर अच्छे से रिवाइज़ करके जाइएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन फंसते हैं। तो यहाँ पे बात करें सितांडी उडंटी टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ की है, तो पहली बार छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट जो है वो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व जैसा ये रिकॉग्नाइज़ किए हैं अर्बन एरिया में, और ये कोर एरिया है टाइगर रिजर्व्स का। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006, इसमें आपका प्रोवाइड किया गया है इंडिविजुअल और जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट है। तो 4 यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स हो गए छत्तीसगढ़ में, एक तो सितांदी उदंती हो गया, एक अचकमर टाइगर रिजर्व है, गुरु घासीदास है, और इंद्रवती टाइगर रिजर्व है। ओके, उसके बाद आप देखो कि छांगतांग एंड पंकोलाक
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसके चेयरमैन कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और ये जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है इसको बनाया किस कानून के द्वारा गया है, तो देखिए वाइल्ड लाइफ है तो इट मीन्स कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत यहाँ पे आपकी जो है क्लियर की जाती है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, जो कि यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जो LAC है उसके तहत बनाया गया है, उसी के बगल में बनाया गया है। तो ये जो रोड है ये आपके लद्दाख के जो चांगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें ये है और ये बॉर्डर को ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे आप देखो कि दो वर्ल्ड की फेमस हाई एल्टीट्यूड वाटर लेक्स है, एक तो है शो मोरेरी और पैंगोंग शो। तो ये पैंगोंग शो अकेले काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप चाइना की हरकत देख रहे थे इस लेक में, तो इसलिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है या फिर जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की कोई भी न्यूज़ है उसको आपको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। तो चांगतांग और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये लद्दाख में है और कहाँ पे, तो शो मोरोरी और यहाँ पे पैंगोंग लो के लाइक शो के पास, ठीक है। पैंगोंग लेक भी इसे कहते हैं, तो पैंगोंग शो है इसी के पास है, ठीक है। और पागोलाक अगर रेंज की बात करें तो ये झोला रेंज के बीच में जो कि सिक्किम और भूटान को ये अलग करता है। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं थाने क्रीक जो कि महाराष्ट्र का है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया गया है बायोडाइवर्सिटी रिच थाने क्रीक, जिसमें प्रोटेक्टेड एरिया है थाने क्रीक फ्लैमिंगो सेंचुरी और यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन से ये सराउंडेड है जिसमें रामसर साइट्स भी आते हैं। तो आज की डेट में अगर आप महाराष्ट्र की बात करो, पहले तो महाराष्ट्र में कोई भी रामसर साइट्स नहीं थे, लेकिन अगर यहाँ पे दिया गया तो लगातार 2 दे दिया गया। एक तो पहले जो यहाँ पे 10 जब रामसर साइट्स इंक्लूड किया गया था तो उसमें से नांदूर मधमेश्वर एक था जो कि आपको नासिक में देखने को मिलेगा, एंड देन लोनार क्रेटर जो कि बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट में है। तो 2 अभी रामसर साइट है महाराष्ट्र से। नेक्स्ट आते हैं राजस्थान, यहाँ पे है रामगढ़ विषधारी सेंचुरी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा अप्रूव किया गया है कि जो रामगढ़ विषधारी सेंचुरी है इसको कन्वर्ट किया जाए और 4 टाइगर रिजर्व्स में। तो यहाँ पे रामगढ़ विषधारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये एक बफर जैसा काम करते हैं रैंथमबोर नेशनल पार्क में। इसमें बहुत सारे फ्लोरा फौना देखने को मिलेंगे जैसे लेपर्ड हो गए, इंडियन वुल्फ है, गोल्डन जैकल है, ठीक है, नीलगाई फॉक्स, ये सब है। तो ये लिंक करते हैं रैंथमबोर जो टाइगर रिजर्व है नॉर्थ ईस्ट में और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व जो आपका यहाँ पे साउथ सदर्न साइड में है, तो इसको लिंक कौन करता है, तो रामगढ़ विषधारी। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व है जो कि ये 3rd टाइगर रिजर्व है इस स्टेट में, तो इसको भी ध्यान रखना है, ओके। तो कहा जा रहा है कि इसको भी टाइगर रिजर्व्स में कन्वर्ट करने का, तो ये क्या हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। तो राजस्थान में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, रैंथमबोर टाइगर रिजर्व्स, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व्स एंड 4th वन ये हो जाएगा जब ये कन्वर्ट हो जाएगी। कंजर्वेशन मेजर्स देख लेते हैं क्या क्या लिया गया। सबसे पहले नेशनल डॉल्फिन रिसर्च ये आपका सेंटर बनाया गया, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया और एशिया का फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है जो कि कहाँ आ रहा है, तो पटना यूनिवर्सिटी में आपको बिहार में देखने को मिलेगा। ये जो सेंटर है यहाँ पे बैंक ऑफ गंगाज में ये आपका सेटअप किया जाएगा और एक्चुअली प्रोजेक्ट जो डॉल्फिन है उसी के तहत ये एक काम है जिसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो बिहार में आप देखोगे कि नेचुरल एडवांटेजेस है, यहाँ पे 50% जो वर्ल्ड की रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन है वो अकेले आपको बिहार में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो बात हो गई। अब इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट जो डॉल्फिन है ये है क्या। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन कहीं दूर नहीं जा रहा है, ये 2020 में ही लास्ट ईयर ही इसको अनाउंस किया गया था। और जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है ना, जिससे कि हम लोग देखें कि हाँ टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो डबल हो पाई है, तो उसी के लाइन में हम लोग ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन लेकर आए कि डॉल्फिन की पॉपुलेशन भी डबल करनी है। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट आपका इंप्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। यहाँ पे कंजर्वेशन की बात की जा रही है जो डॉल्फिन है और एक्वेटिक हैबिटाट है, और ये कैसे हो पाएगा, तो कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जैसे स्पेशली जो एंटी पोचिंग एक्टिविटीज़ है, क्योंकि पोचिंग के कारण आप लोग देखते हो कि जानवरों को मार कर उसकी जो खाल होती है, उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको बेचा जाता है इलीगल तरीके से। तो इन सारी चीज़ों को रोका जाएगा, तो इस पर अगर काबू कर ले तो ऑब्वियस है कि जो इनकी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो पाएगी। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे फिशरमैन को इंगेज किया जाएगा, अदर जो रिवर और ओशन डिपेंडेंट पॉपुलेशन है उनको भी इंकरेज किया जाएगा कि वो यहाँ पे बड़े तरीके से काम कर सके, जिससे कि लोकल कम्युनिटीज़ की जो लाइवलीहुड है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो। इंडिया की 14 टाइगर रिजर्व्स जो है वो ग्लोबल सेट की है ग्लोबल स्टैंडर्ड इन टाइगर कंजर्वेशन। तो आप देखो कि ग्लोबल टाइगर डे ये सेलिब्रेट किया जा रहा था 2021 में। तो हमारे यहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि कंजर्वेशन एस्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड है जिसे हम लोग कैट्स कहते हैं। तो यहाँ पे 14 आउट ऑफ इंडिया की जो 15 टाइगर रिजर्व्स है उसकी 14 यहाँ पे काउंट हुई है। तो बहुत खुशखबरी की बात है कि चलिए हमारे यहाँ के जो 51 टाइगर रिजर्व्स है उसमें से 14 ऐसी है जिसको ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ी है। तो कौन कौन सी 14 रिजर्व्स है, अगर आपकी स्टेट से है तो उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये है मानस, काजीरंगा, ओरांग जो कि 3 आपका आसाम से, सुंदरबन अकेले ये वेस्ट बंगाल से, वाल्मीकि जो कि बिहार से,
दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि आपका यूपी की है, पन्ना, कान्हा और सतपुड़ा और पेंच टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश की है, अनामलाई एंड मुदुमलाई आपका टाइगर रिजर्व कहाँ की है, तमिलनाडु, एंड पराम्बिकुलम केरल की है, बांदीपुर कर्नाटक। सो दीज आर द 14 टाइगर रिजर्व्स जो कि याद रखनी है, ठीक है। और यूपीएससी भी अगर क्वेश्चन पूछेगी ना टाइगर रिजर्व से तो इसी। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे गुडालूर जीन पूल गार्डन जो कि तमिलनाडु की है। तो एक्चुअली जो गुदालूर जीन पूल गार्डन देखने को मिलेगा, ये पार्टिसिपेटरी जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है इसी की एग्जाम्पल है। इसको 1989 में इस्टेब्लिश किया गया था हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इन सीटू कंजर्व करनी है। इन सीटू और एक्स सीटू होता है। इन सीटू कहने का मतलब है कि जहाँ पे जो एनिमल रहते हैं वहीं पे उनको रह के कंजर्व करनी है, और एक्स सीटू होता है कि जहाँ एक अलग जगह, स्पेशल जगह बनाना जहाँ पे सारे एनिमल्स को ले जाओ और वहाँ पे कंजर्व करो। तो इन सीटू की सबसे अच्छी एग्जाम्पल क्या क्या होती है, नेशनल पार्क हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। एक्स सीटू कहने का मतलब कि ये एक स्पेशल जगह बनाया जाता है एक्सटर्नल तरीके से, जैसे आपकी जू हो गई, बोटानिकल गार्डन वगैरह हो गए, तो ये सब एक्स सीटू है। तो दोनों तरीके से यहाँ पे कंजर्व की जाएगी। ओके, फर्स्ट जॉइंट एक्सरसाइज है ऑल इंडिया एलिफेंट एंड टाइगर पॉपुलेशन एस्टिमेशन। तो ये आप देखो कि वर्ल्ड एलिफेंट डे के ओकेजन में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा अनाउंस किया गया है एक जॉइंट एक्सरसाइज जो कि ऑल इंडिया एलिफेंट और टाइगर पॉपुलेशन की एस्टिमेशन होगी। कब? तो नेक्स्ट ईयर। करेंट पॉपुलेशन एस्टिमेशन अगर हम लोग टेक्निक देखें तो टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको कैसे मेजर करते हैं, सो दिस इज एम स्ट्रिप्स। ओके, मैं इसको शॉर्ट में बोलती हूँ एम स्ट्रिप्स, क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी पूछे गए कि डायरेक्ट ये एम स्ट्रिप्स है क्या, तो जो टाइगर पॉपुलेशन से उसको काउंट करते हैं। सो इट स्टैंड्स फॉर मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, जिसमें जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है, रिमोट सेंसिंग की इस्तेमाल की जाती है, जीपीआरएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, और ये पता किया जाता है कि हमारे देश में टाइगर कितने हैं। वैसे ही अगर एलिफेंट की बात करें, लास्ट ईयर एलिफेंट से भी क्वेश्चन आया था, क्योंकि आजकल हाथियाँ काफ़ी न्यूज़ में है, तो इसलिए इस बार भी मुझे बहुत ज़्यादा ये हाथियाँ न्यूज़ में लगी है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। लार्जली आप देखो कि ये स्टेट्स जो है डायरेक्टली काउंट करती है, कहाँ? तो नंबर ऑफ़ एलिफेंट को ये काउंट करती है, स्टेट ही ये काउंट करती है। अदर टेक्निक अगर देखें तो कैमरा साइटनिंग है, कैमरा जो है वो रख देते हैं और उसके थ्रू देखते हैं, साथ ही ट्रैपिंग करते हैं, या फिर फुट मार्क्स जो होती है उसको काउंट करके करते हैं। तो दीज आर द मेथड्स। ओके, तो ये जॉइंट है, यानी कि एक साथ यहाँ पे टाइगर और जो एलिफेंट की पॉपुलेशन है उसको काउंट किया जाएगा नेक्स्ट ईयर। नेशनल जीन बैंक बनाने की बात की जा रही है। दिस इज़ अगेन वेरी सरप्राइजिंग थिंग एंड वेरी इनोवेटिव थिंग, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया है नेशनल जीन बैंक, और कहाँ पे? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स पूसा में। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये नोडल इंस्टीट्यूट है नेशनल लेवल पे, जो कि यहाँ पे हमारे देश की जितनी भी इंडिजिनस और एग्जॉटिक प्लांट जितनी जेनेटिक रिसोर्सेज है उसको मैनेज किया जाएगा फूड और एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो इतनी बात याद रखनी है। अब आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहने का मतलब है कि हमें हर चीज़ को इस तरीके से डेवलप करना है कि आज की पॉपुलेशंस को सारी चीज़ें अवेलेबल हो इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और आगे आने वाली जनरेशन्स को भी सारी नेचुरल रिसोर्सेज उनको भी अवेलेबल हो सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, किसी को हार्म करके डेवलप नहीं करना है, हर कुछ बेटर तरीके से मैनेज करके डेवलप करनी है। ओके, इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस है। तो इंडिगो है जो कि इंडिया की पहली इंडियन कैरियर बन चुकी है, जिनके द्वारा यहाँ पे ESG रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, और ये अपनी एफर्ट्स दिखा रहे सस्टेनेबल एविएशन में। तो ESG अगर हम लोग देखें इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस में, तो मेनली ये इसको हम लोग कहते हैं सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। यहाँ पे डेटा को डिस्क्लोज किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कि इन्वायरमेंटल, सोशल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर, और उसकी वैल्यू क्या है कंपनी के लिए, और उसकी क्या इम्पैक्ट है आगे आने वाले फ्यूचर स्ट्रैटेजी के लिए, ये चीज़ें देखी जाती है। तो ESG के अगर एलिमेंट देखें तो इन्वायरमेंट में आप देखो रिसोर्स की बेटर तरीके से यूज़ करनी है, एयर इमिशन कितना हो रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट करनी है, कंप्लाइंसेस करनी है। सोशल में अगर देखें तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ है, वर्कर्स रिलेटेड डिस्क्लोजर है, कम्युनिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर है, और कंज्यूमर रिलेटेड डिस्क्लोजर है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में देखें तो रोल ऑफ बोर्ड बताई जा रही है सस्टेनेबिलिटी में, एंड कंडक्ट रिलेटेड डिस्क्लोजर भी है, ठीक है। इंडिया में क्या स्टेटस है, तो इंडिया में आप देख सकते हो कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के तहत जो है सेबी के द्वारा ये नोटिफाई किया जाता है, सेबी इसको मैनेज करती है, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। अर्थ ओवरशूट डे। तो देखिए अर्थ ओवरशूट डे हर ईयर ये हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, और एक ह्यूमैनिटी डिमांड जब यहाँ पे इकोलॉजिकल रिसोर्सेज और सर्विसेज के लिए उस ईयर में अगर वो एक साल के पहले ही कंप्लीट हो जाए, ख़त्म हो जाए। जैसे देखिए कि कोई भी चीज़ आपको दी जाती है, जैसे अगर आपके पास आपको एक मोबाइल फ़ोन दिया जाए और कहा जाए कि आप इसको पूरी एक साल तक बेटर तरीके से यूज़ करना है, इसमें कुछ भी ख़राबी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप उसको इतना ज़्यादा रफ़ यूज़ किए हैं, इतना ओवर यूज़ किए कि वो एक साल नहीं
वो 6 महीने में आपका जो है मोबाइल ख़राब हो गया, कुछ ना कुछ इसकी जो है फंक्शंस बर्बाद हो गई। तो ये तभी होगी जब आप इसको ओवर यूज़ करोगे या फिर रफली यूज़ करोगे। तो यही चीज़ होती है, हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज के साथ करते हैं। हमारी प्रकृति में भी बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो एक ये चीज़ कहा जाता है कि जितनी इस चीज़ को मेज़र किया जाता है कि एक साल में जो है हमारे अर्थ की जितनी भी रिसोर्सेज है उसको ह्यूमन बीइंग के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जब ये एक साल की चीज़ें हम लोग 6 महीने में या फिर यहाँ पे कम टाइम में ही ख़त्म कर देते, तो इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अर्थ ओवरशूट डेज़ के जैसा। तो ये हर साल देखा जाता है कि एक साल की चीज़ें हम लोग कितने दिन में ख़त्म कर दिए। तो ये आपका होस्ट और कैलकुलेट किया जाता है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा, और ये 1970 से ऐसा चल रहा है। इस साल आप देखो 29 जुलाई है। इट मीन्स कि 31 दिसंबर को जो चीज़ें ख़त्म होनी थी वो 29 जुलाई को ही हम लोग ख़त्म करके बैठ गए, और इस दिन हम लोग सेलिब्रेट किए हैं 2021 की अर्थ ओवरशूट डे। लास्ट ईयर जो था वो 22 अगस्त था, मतलब आप समझ सकते हो कि पहले अगस्त था, अब हम लोग जुलाई में ही इसको सेलिब्रेट किए। इट मीन्स कि हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए, बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करने लगे हैं। जैसे आप देख सकते हो कि डिफॉरेस्टेशन अमेजन रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन है वो भी एनर्जी सेक्टर से बहुत ज़्यादा इमिट हो रहा है। तो ये ट्रेंड है जिसके कारण ये कहा गया है कि हाँ, हम लोग इस बार जो है और पहले ही हम लोग इसको सेलिब्रेट कर लिए। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये नेक्स्ट टॉपिक है। टाटा पावर सोलर सिस्टम है जिनके द्वारा 50 मेगावाट पावर का यहाँ पे सोलर पीवी प्लांट ये आपका बनाया गया है। इसमें 50 मेगावाट आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम रखी गई है। साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की बात करें तो एक्चुअली ये डिवाइस है जिसमें रिन्यूएबल जैसे कि सोलर और विंड, इससे रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाएंगे हम लोग, और इसको फिर स्टोर भी कर पाएंगे और फिर रिलीज़ भी कर पाएंगे जब कस्टमर को यहाँ पे पावर की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो है इंडिया ऐसी फर्स्ट को लोकेटेड लार्ज स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सॉल्यूशंस लेकर आए कि हम लोग इतना ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन कर सके कि उसको हम लोग एडवांस में स्टोर भी कर सके, और जब लोगों को यहाँ पे ज़रूरत हो, जैसे कुछ कुछ एरिया होती है जहाँ पे लंबे समय तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, तो उस एरिया तक जो है उस एरिया में उस समय जब इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत हो और वहाँ पे नहीं अवेलेबल हो, तो वहाँ पे ये स्टोर किए हुए एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाएगा। अब आप देखो जो मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करते हो, साथ ही इलेक्ट्रिक कार यूज़ किया जाएगा आगे आने वाले दिनों में, तो उसमें लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होगा। ठीक है, और आप लोग जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो उसमें लिथियम आयन बैटरी को यूज़ करते हो। तो करेंटली इसमें क्या है कि डोमिनेंट स्टोरेज टेक्नोलॉजी है आज के डेट में। आप देखो कि इसमें अच्छा खासा जो है ये एनर्जी स्टोर होती है, साथ ही साथ आप इसको रिचार्ज भी कर पाते हो। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा आज के डेट में ये बैटरी काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज के मामले में सही है। की ग्रिड एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी अगर हम लोग देखें तो कहाँ स्टोर करके रख सकते हैं, बैटरीज़ में, पम्प्ड जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टोरेज होती है उसमें। ठीक है, अब है ये ग्रीन डिपॉजिट। सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? देखिए HDFC बैंक है जिनके द्वारा ग्रीन डिपॉजिट लाया गया है, वो भी रिटेल कस्टमर के लिए। तो ये इकोनॉमिक से रिलेटेड है, इसको ध्यान रखना, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो एक्चुअली बेसिकली यहाँ पे किया जाएगा कि ग्रीन डिपॉजिट इट मीन्स कि एक टर्म है जिसमें कि डिपॉजिट जो करना है, इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करेंगे वो इन्वायरमेंटली बेनिफिट प्रोजेक्ट में करेंगे, और यहाँ पे जो आपका ट्रांजिशन है जैसे कि लो कार्बन लेकर आना है, क्लाइमेट रेजिलिएंट होनी चाहिए, सस्टेनेबल इकॉनमी होनी चाहिए, तो इन सारी चीज़ों को प्रमोट की जाएगी। इसमें क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी होगी, एनर्जी एफिशिएंसी होगी, सस्टेनेबल तरीके से वाटर मैनेज कर पाएंगे, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन होगा, ग्रीन बिल्डिंग होगी। इससे क्या है कि बैंकों को हेल्प मिल पाएगा कि जो नेट जीरो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे बेटर तरीके से लेकर आ पाएंगे। तो याद रखना है ग्रीन डिपॉजिट किसके द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है जिनके द्वारा यहाँ पे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक जो प्रोजेक्ट है 25 मेगावाट का वो कमीशन किया गया है। अब ये है का, तो ये आप देखो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सिमाद्री थर्मल स्टेशन में। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि एकदम लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक ये प्रोजेक्ट है, और कितने वाट की है। तो इस प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इनकी पोटेंशियल है कि इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट करेंगे अराउंड 7000 हाउस होल्ड के बराबर, और ये आपका फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट होगा जो कि सेटअप किया गया है फ्लेक्सिबाइलाइजेशन स्कीम के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2018 में ही इसको नोटिफाई की थी, जिसमें पावर जनरेशन जो कंपनी है उनको अलाउ किया गया है कि वो अपने सप्लाई ऑब्लिगेशंस को वो मीट करेंगे, जो कि रिन्यूएबल पावर के द्वारा हो पाएगा, न कि थर्मल पावर के द्वारा। तो थर्मल पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उनके द्वारा उनमें ये आपका जो स्कीम है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ये जो फ्लेक्सिबाइलाइजेशन स्कीम है ये सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उनके ऊपर ये जो है आपका अप्लाई होगा। ओके, अब आते हैं डैम सेफ्टी के बारे में। तो ड्रिप प्रोग्राम यहाँ पे लाया गया था, और फेज़ 2 अब यहाँ पे लाई जाएगी। तो ड्रिप क्या है? डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट
प्रोजेक्ट है। एक्चुअली डैम जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में होती है, तो इसलिए ये स्टेट सेक्टर स्कीम है। 100% जो फंड है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी, यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। 2012 में ही इसको इनिशिएट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और जो यहाँ पे आपका जो फंड है वो स्टेट गवर्नमेंट तो 100% नहीं दे पाती है, तो ये वर्ल्ड बैंक यहाँ पे हेल्प करेंगे, जो भी फंडिंग गैप होगा, पैसे की कमी होगी, ये फुलफिल किया जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ड्रिप प्रोजेक्ट जो लाया गया था, इससे क्या यहाँ पे बेनिफिट होगा? सबसे पहले जो डैम है हमारे यहाँ बाबा आदम ज़माने की डैम है, जो कि आज तक रिहेबिलेट नहीं हो पाया, या फिर आप देखो कि उसको फिर से मरम्मत नहीं किया गया, वैसी टूटी फूटी हालत में है, और बहुत सारी तो ऑपरेशन में भी नहीं है। तो वैसे क्या होगी कि डैम जो है एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सपोर्ट मिल पाएगा, सेफ्टी होगी पब्लिक प्रॉपर्टी की, साथ ही यहाँ पे जो रिस्क होता है, यानी कि आप देखो कि बहुत पुरानी जो डैम है उससे काफ़ी रिस्क भी होती है, तो ये रिस्क भी कम हो पाएगा। इन्वायरमेंट और जो सोशल सेफगार्ड है रिहेबिलेशन के टाइम में, वो भी इंश्योर हो पाएगा। साथ ही इम्प्रूव वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी क्रिएट हो पाएगी, जिससे कि जो रेजिलिएंट है क्लाइमेट चेंज, जैसे आप देखते हो कि क्लाइमेट चेंज के कारण फ्लड होती है, तो फ्लड के कारण, और अभी आपने देखा था कि जो ग्लेशियर आउटबर्स्ट हुआ था चामोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, तो उससे जो रिवर चली थी, ग्लेशियर वाली जो रिवर थी, उससे डैम भी टूट गए थे। तो बहुत सारी जो बाबा आदम ज़माने के डैम होते हैं वो कहाँ टिक पाएंगे, ठीक है, उनकी नींव कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे देखो कि क्लाइमेट चेंज के कारण भी जो है अब ऐसे डैम बनाए जाएंगे जो कि फ्लड आए, रिवर आए, जो भी आए, वो डैम जो है टूटे ना। साथ ही यहाँ पे सेफ्टी ऑफ एग्जिस्टिंग डैम जो है वो इंश्योर हो पाएगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपकी। डैम फेज़ 1 है, जिसमें कि 223 डैम 7 स्टेट के तहत इसको फिर से रिहेबिलेट किया गया था, और सेंट्रल वाटर कमीशन है जो कि यहाँ पे काम करते हैं। डैम यहाँ पे ड्रिप फेज़ 2 है और फेज़ 3 है। तो अब कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, जो कि यहाँ पे एक्सटर्नली फंडेड स्कीम को यहाँ पे जो यानी कि फेज़ 2 और फेज़ 3 है उसको यहाँ पे इनिशिएट कर रहे हैं। ये न्यू स्कीम आपका 19 स्टेट में देखने को मिलेगा, और इसमें 736 डैम्स आएंगे। तो पहले में आपका 223 डैम था, यहाँ पे 736 डैम है, तो इसको भी ध्यान रखना है। फीचर्स अगर हम लोग ड्रिप सेकेंड और फेज़ 3 की अगर हम लोग देखें, तो मेनली यहाँ पे क्या काम किया जाएगा कि स्टेट को, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को और अदर जो स्टेक होल्डर्स है उनको यहाँ पे और स्ट्रेंथन किया जाएगा। एक सस्टेनेबल डैम जो सेफ्टी कल्चर है वो यहाँ पे प्रमोट की जाएगी, और जो आत्मनिर्भर भारत है और वाटर सिक्योरिटी है इसके तहत यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जाएगा। एक मॉडल होगा जिसमें कि कोऑपरेटिव मॉडल होंगे, सेंटर और स्टेट एक्टिव पार्टिसिपेशन में। रेजिलिएंट डैम होंगे, इट मीन्स कि क्लाइमेट चेंज के जो भी चैलेंजेस है उसको यहाँ पे टैकल करके चलेंगे, ठीक है। फिर आते हैं धर्म। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो कि डैम सेफ्टी के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए। तो ये है धर्म, इट मीन्स कि डैम हेल्थ एंड रिहेबिलेशन मॉनिटरिंग। वेव टूल है, जिसमें कि सारे डैम से रिलेटेड जितनी भी डेटा है उसको डिजिटाइज़ किया जाएगा, और अगर डिजिटाइज़ किया जाएगा तो इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा कि जो भी डैम की हेल्थ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो वन स्टॉप सोल्यूशन हो गई, वहीं पर आपको मिल जाएगी। फिर यहाँ पे सिस्मिक हैज़ार्ड असेसमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। ये वेब बेस्ड इंटरैक्टिव आपका एप्लीकेशन टूल है, जिसको सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, वो भी डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के तहत। फिर डैम सेफ्टी एक्ट 2019 में, जिसमें सर्विलांस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस जो सारी स्पेसिफाइड डैम है उसकी यहाँ पे रखी गई है। ये नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी के तहत इसको लाया गया है, ठीक है। तो इतनी बातें ध्यान रखनी है। मेजर डैम हमारे देश में कौन कौन सी है उसको आप देख लो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये नाथा चक्री डैम है। उसके बाद आपका यहाँ पे बाकरा नाकल डैम है। उत्तराखंड में आपकी टेहरी डैम है। एमपी में आपकी इंदिरा सागर डैम है। देन यहाँ पे गुजरात में सरदार सरोवर डैम है। महाराष्ट्र में कोयना डैम है। देन यहाँ पे आपका इधर आते हैं, छत्तीसगढ़ में हीराकुंड डैम है। देन यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश में श्रीसेलम डैम है। तेलंगाना में आप देखो नागार्जुन सागर डैम है। केरल में आपका इदुक्की डैम है, ओके। अगर इंडिया की हम लोग बात करें तो हम लोग रैंक 3rd में आते हैं, चाइना और यूएस के बाद, जिसमें कि हमारे यहाँ पे डैम्स की नंबर इतना ज़्यादा है। और डैम क्या करते हैं, तो वाटर सिक्योरिटी को एक कंट्री में सिक्योर करके रखते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें अपने नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम ऑफ 2018 की, तो इनके द्वारा बताया गया है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डैम्स है, इसके बाद एमपी में। तो ये याद रखने कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो डैम है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। मेजर डैम आप लोग देख सकते हो कि हाईएस्ट डैम कौन सी है, तो उत्तराखंड की टेहरी डैम है, जो कि सबसे हाईएस्ट है, भागीरथी रिवर में देखने को मिलेगा। और सबसे लंबी डैम जो है वो हीराकुंड डैम है, जो कि यहाँ पे आपका उड़ीसा में है, ओके। ये छत्तीसगढ़ में बता दी थी ना, नहीं, हीराकुंड डैम ये उड़ीसा में, इसको ध्यान रखिएगा। और महानदी रिवर में सबसे पुरानी डैम कौन सी है, तो कलानी डैम है, जो कि तमिलनाडु में है। और ये आपका कहाँ पे है, तो कावेरी रिवर पे 2000 साल ये पुराना है। तो समझ सकते हैं कि इसलिए मैं बोल रही थी बाबा आदम जमाना, बट ठीक है, ये सारे कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो इसको ध्यान रखिएगा।
अब आते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस में। सबसे फर्स्ट है रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट। इसको पब्लिश किया गया है नीति आयोग और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। इसमें ये बताया गया है कि इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, और पर कैपिटा अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन से हम लोग देखें तो ये थर्ड ऑफ द वर्ल्ड एवरेज है। और मेजोरिटी जो इंडिया की रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन है वो यहाँ पे हम लोग और भी कर रहे हैं। इट मीन्स कि हम लोग अपनी सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल करके और भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हम लोग जनरेट कर रहे हैं, एनर्जी कंजप्शंस और भी ज़्यादा कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी पेनिट्रेशंस देखें तो काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में हो रहा है। इवन इंडिया की पावर सिस्टम आप देखो तो हमारे यहाँ टारगेट भी है कि 175 गीगावाट हमें 2022 तक अचीव करनी है एंड 2030 तक 450 गीगावाट हमें अचीव करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, तो ये रिलीज़ किया गया है यूनिसेफ, क्योंकि चिल्ड्रन से रिलेटेड है और यूनिसेफ भी चिल्ड्रन के लिए ही है, तो इसलिए भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 2 सेंट्रल पिलर्स हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है जो कि इस इंडेक्स में टॉप किए हैं, हमारा स्थान 26 है, तो ये भी आपको याद रखनी है। पहले देखा जाता है कि कितना एक्सपोजर हो रहे हैं, इट मीन्स कि क्लाइमेट चेंज के कारण बच्चों में क्या यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है। तो पानी की कमी पीने को मिल रही है, रिवराइन फ्लड देखने को मिल रही है, कोस्टल फ्लड है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हो रही है, हीट वेव है, एयर पॉल्यूशन है, सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन है। वहीं चाइल्ड वल्नरेबिलिटीज़ अगर हम लोग देखें तो चाइल्ड के हेल्थ में इम्पैक्ट हो रहा है, न्यूट्रिशन में इम्पैक्ट हो रहा है, एजुकेशन सही तरीके से नहीं मिल पा रही है, वॉश है यहाँ पे, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, पॉवर्टी एंड कम्युनिकेशन, एसेट और सोशल प्रोटेक्शन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एरेटा बताया गया। इट मीन्स कि पहले की जो यहाँ पे PT 365 थी उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है। जैसे PT 365 आप इन्वायरमेंट का ओपन करोगे तो पहले ही पेज में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे लिखा है कि ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन 4% से पर ईयर हो रही है 2010 से, बट 4% नहीं था, वो यहाँ पे 1.4% था। तो फर्स्ट ही पेज में आपको देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ें आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारी इन्वायरमेंट की जो लेसन है जुलाई एंड अगस्त की वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन के साथ जो कि कल मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।